वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। 1 से 10 करा दिए थे, ठीक है। तो 10 से 20 नहीं, 11 से 20 वाले क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए चलो चैप्टर पढ़ लिया तो एनसीईआरटी क्वेश्चन बनने चाहिए, जरूरी है, मस्ट है। अभी तक अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन खुद करो। आई बात समझ में? एक एक क्वेश्चन करना है कॉपी के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास 0.00241 मोलारिटी, यानी आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, ठीक है, एसिटिक एसिड, और इसकी कंडक्टेंस, चालकता, है ना, यूनिट पढ़ना साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब विशिष्ट चालकत्व की बात चल रही है। आई बात समझ में? विशिष्ट चालकत्व, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हमने चालकता नाम दिया है, वो है 7.896 × 10⁻⁻5, ठीक है। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स यानी कापा हो गया। फिर इसकी मोलर चालकता यानी लैम्डा एम निकालो। लैम्डा नॉट एम की वैल्यू भी दे रखी है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और वियोजन स्थिरांक पूछा है एसिटिक एसिड के लिए, ठीक है। अब चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें डेटा दिया है वो दिया है कंसंट्रेशन। तो आपको देखो एग्जाम में अगर आपको लिखना है ना तो आप थोड़ा तरीके से लिखेंगे। आप लिखेंगे गिवन, है ना, दिया गया है। क्या दिया गया है? तो हमारे पास है कंसंट्रेशन, सांद्रता कितना है 0.00241 मोल पर लीटर, ठीक है। कापा दे रखा है बेटा, कापा कितना दे रखा है देखो 7.896 × 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। मोलर चालकता लैम्डा एम तुम्हें फाइंड करना है ना। शून्य सांद्रता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता वो भी दे रखी है कितनी 390.5, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओके। और आपको फाइंड करना है वियोजन स्थिरांक यानी कि के, ठीक है। ये कापा है, ये के है, तुम चाहो तो इसको वियोजन लिख दो, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको फाइंड करनी है, क्लियर। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला काम क्या करना था, आपको मोलर चालकता निकालना है, आपको लैम्डा एम फाइंड करना है। तो आपको सीधा लैम्डा एम का फॉर्मूला बताना चाहिए। लैम्डा एम जो होता है दैट इज कापा × 1000/c, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, कापा की वैल्यू कितनी है 7.896 × 10⁻⁻5 × 1000 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन है तुम्हारी 0.00241, ठीक है। तो लैम्डा एम तुम्हारे पास हो गया कितना देखो पॉइंट उड़ा दो, 1 2 3 4 5, 10⁻5 ले लेते हो ना, 1 2 3 4 और 5, तो 10⁻⁻5 और 5 तो हम कैंसिल कर लेते हैं, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा 7896 डिवाइड बाय 241। अब देखो ये थोड़ा सा सिंपल हो गया है, 7896 डिवाइड बाय 241। तो मैं इसका आंसर तुम्हें दे देती हूँ। इसका आंसर तुम्हारे पास आना चाहिए बच्चे 32.76, ठीक है। सो दिस विल बी 32.76। लैम्डा एम का मात्रक है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला काम तो हो गया हमारा मोलर चालकता निकाल। सेकेंड आपसे पूछा है वियोजन स्थिरांक। वियोजन स्थिरांक निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए वियोजन की मात्रा अल्फा, उसके बिना काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। चलो अब देखो हमने हमने लैम्डा एम तो निकाल दिया। अब हम बात करते हैं नया काम, और वो है हमारा टू फाइंड अल्फा, ठीक है। वियोजन की मात्रा अल्फा, तो अल्फा मतलब भाई आपने एसिटिक एसिड डाल दिया पानी के अंदर तो वो कितना घुला 10%, 20%, 30%। तो हम क्या करेंगे, अनंत तनुता पे मोलर चालकता निकाल लेते हैं, मतलब मैक्सिमम, इतनी मैक्सिमम लिमिट कितनी है। जैसे मान लो कि ना, मान लो तो एग्जाम दे रहे हो और बहुत अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देते हो, है ना। मैं पढ़ लेता हूँ पूरा चैप्टर, रात भर तैयारी कर लेता हूँ, अगले दिन एग्जाम में बैठता हूँ तो मेरे 100 में से ना 90 नंबर आते हैं, 100 में से 100 आ जाते हैं, चलो ठीक है। और कभी तुम्हें ऐसा ही बोल दिया कि चलो एग्जाम दो और मन भी नहीं है और फिर भी तुम बैठोगे एग्जाम दे ही देता हूँ, तो तुम्हारे मान लो 60 मार्क्स आ जाते हैं और मैक्सिमम कितने आते हैं 100, फिलहाल कितने हैं 60। तो मैं ऐसा कह दूँ कि 60% एफर्ट्स डाले होंगे क्योंकि तुम्हारी पावर तो 100 की है, तुम 60 ही लेके आओ। कभी थोड़ा और ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया और तुम्हारे 70 नंबर आ गए
तो मैं कहूँगी नहीं, देखो उस दिन के हिसाब से तुम्हारे 70 है, यानी 70% तुम्हारे एफर्ट से। सिमिलरली अगर मुझे एसिटिक एसिड को पानी में घोलना है और मुझे पता लगाना है कितना घुला है, तो भाई फिलहाल इसकी मोलर चालकता कितनी है और अधिकतम कितनी है, इसकी पावर कितनी है ना। अभी तुम्हारा अधिकतम नंबर तो 100 है, पर फिलहाल तुम इतने ही लाए हो, तुम्हें परसेंट निकाल सकते हो ना। सिमिलरली ये काम करना है। तो लैम्डा एम एट सी कंसंट्रेशन, ये रहा सी सांद्रता पे लैम्डा एम का मान कितना था 32.76, ठीक है ना। और लैम्डा नॉट है अधिकतम शून्य सांद्रता पे हमारा आंसर कितना है 390.5, ठीक है। अब मात्रक ही ने अल्फा, क्योंकि ऊपर भी चालकता नीचे भी चालकता, तो 32.76 डिवाइड कर दो तुम किससे 390.5, सो दिस विल बी 0.0839, ओके 0.0839, ठीक है। ये मेरे पास आ गया वियोजन की मात्रा, क्लियर है। अब एसिटिक अम्ल का वियोजन स्थिरांक के, तो बच्चे वियोजन स्थिरांक के का फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। कहाँ से आया, तो फिर इसका लेक्चर देखो, उसमें आपको समझा रखा है ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। फिलहाल आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपने पढ़ रखा है ये। अब अल्फा तो तुम्हारे पास है 0.0839 का स्क्वायर, कंसंट्रेशन भी बहुत छोटी थी, कितनी थी 0.00241 डिवाइड बाय क्या करना था 1 माइनस अल्फा। तुम चाहो तो इसको निग्लिजिबल मान लो, क्योंकि 1 में से 0.08 कम करोगे तो बहुत ही छोटा आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा के, है ना, के यानी वियोजन की मात्रा, ठीक है, सॉरी वियोजन स्थिरांक, है ना। तो ये आपका आंसर आएगा 1.86 इंटू 10 की पावर 1.86 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। सो यो आपका फाइनल आंसर, क्लियर है। सिंपल सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ माथापच्ची करनी नहीं है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो मेरे पास पहला है 1 मोल Al+3, है ना। 1 मोल Al+3 को मुझे कन्वर्ट करना है किस में, Al में, ठीक है भाई। अभी कन्वर्ट कर लेते हैं, Al+3 को किस में कन्वर्ट करना है, Al, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन दूँ, 3 इलेक्ट्रॉन दूँ, काम चल जाएगा भाई। यहाँ आवेश +3 है, वहाँ आवेश कितना है 0 है, तो ये कह रहा है मुझे 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं न्यूट्रल हो जाऊँगा, ठीक है। तो बेटा इसको हमने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब देखो Al+3 अगर तुम्हारे पास 1 मोल है तो आवेश कितना चाहिए, तो हम कहेंगे 3 मोल। 3 मोल मतलब 3 फैराडे, ठीक है। साइड में तुम एक बार लिख देना कि भाई हमें 1 फैराडे की वैल्यू पता है। क्या भाई पता है कि नहीं पता है, बोलो। क्या तुम्हें 1 फैराडे की वैल्यू पता है? 1 फैराडे कितना होता है, बोलो। 1 फैराडे होता है 96500, हाँ बात तो सही 96500, 9500। एक्चुअली 487 होता है, बट हम लमसम ले लेते हैं 96500। तो भी एग्जाम में चेक करना, है ना। 96487 है, लेकिन अब 487 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर करते ही रह जाएंगे, इसलिए हम उसको लगभग इतना ले लेते हैं, ओके ठीक है। तो बस अब आपको अगर बोर्ड में आ जाए तो फिर थोड़ा और ध्यान रखना, है ना। 1 मोल Al+3 को Al में कन्वर्ट करने के लिए, Al में बदलने के लिए आवश्यक आवेश कितना है, तो हम कहेंगे भाई वो तो 3 फैराडे है, और 3 फैराडे मतलब 3 × 96500 कूलम्स, क्लियर। ये तुम्हें मल्टीप्लाई करके लिखना है, लिख दोगे, सिंपल सा काम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सेकंड और भी सिंपल है, कर लिया होगा तुमने अभी तक तो, बोलो कर लिया क्या इसको। क्या करना था, 1 मोल कॉपर +2 को कॉपर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो कॉपर +2 है, अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, बात तो सही है ना। तो अगर 1 मोल कॉपर +2 है तो आवेश तो मुझे 2 मोल चाहिए, ठीक है। 2 मोल मतलब 2 फैराडे, और 2 फैराडे मतलब 2 × 96500 कूलम्स।
2 मोल मतलब 2 फेराडे, और 2 फेराडे यानी 2 × 96500 कूलम्स। बना लोगे, ये भी सिंपल है। नेक्स्ट, 1 मोल MnO4 माइनस को Mn+2 में कन्वर्ट करने के लिए थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ थोड़ा मेहनत लगेगी आपकी। MnO4 माइनस 1 है ना, MnO4 माइनस है, दिख रहा है ना, ये MnO4 माइनस है भाई, ठीक है, पर मैंगनेट आयन KMnO4 पर्पल कलर का होता है ना, K प्लस MnO4 माइनस, दिस इज पर मैंगनेट आयन। आप चाहते हो कि इसमें Mn+2 में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, कर दो, क्या ही दिक्कत है, पर इक्वेशन तो बैलेंस करो। ऑक्सीजन लेफ्ट में कितने, 4, लेफ्ट में ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, 4, ऑक्सीजन है ही नहीं, बैलेंस कैसे करोगी? तो हम कहेंगे आयन होते का है, हवा में तो होते नहीं, आयन का होते जलीय विलयन में, तो 4 जल के अणु डाल देते, ठीक है, 4 जल के अणु डाल दिए। अब ऑक्सीजन तो सेट हो गया। अब उधर अगर 4 जल के अणु हैं तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, पक्का। देखो H2O, एक H2O में कितने H आयन हुए, 2, तुम तो 4 H2O लेके बैठे हो, तो अगर यहाँ 4 करोगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है ना। तो मैं कहूँगी हाँ भाई 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो ये 8 H आयन इसलिए क्योंकि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में होती है, ठीक है। अब आवेश देखो, तो भाई इधर तो है -1, एक H आयन पे 1 होता है ना, 8 H आयन पे 8 है, और उधर आवेश है 2, तो भाई यहाँ आंसर 2 है, यहाँ आंसर 7 है, डिफरेंस कितने का है, 5 का। अगर मैं कैसे भी करके यहाँ -5 कर दूँ तो मेरे को इधर 2 मिल जाएगा। अब इधर माइनस कैसे करूँ, है ना, हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम कोई माइनस करते ही नहीं, हम इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, माइनस अपने आप हो जाएगा। तो हम क्या करें, हमारे पास माइनस का भी जुगाड़ है, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है, बराबर है। देखो माइनस का 5, माइनस का 1, -6 हो गया, प्लस का 8, +2, उधर भी +2, बैठ जाएगी बात। तो अब क्या करें, सिंपल जुगाड़ लगाओ, ये 1 मोल है, आवेश कितना है, तो मैं कहूँगी आवेश तो 5 मोल है, 5 मोल मतलब 5 फेराडे, और 5 फेराडे मतलब तो 5 × 96500 कूलम्स। सिंपल है, 5 × 96500 कूलम्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 मोल MnO4 माइनस को कन्वर्ट करने के लिए। फाइनल आंसर है इसका 482,500। मल्टीप्लाई तो तुम कर ही लोगे ना, क्या दिक्कत है, 482,500 C लिख सकते हो, कूलम लिख सकते हो। बोलो, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं, कितना सरल सा क्वेश्चन है ना, NCERT का क्वेश्चन, वो भी इतना सिंपल। बोलो क्या ही चाहिए अब। निम्नलिखित को प्राप्त करने में कितने फेराडे विद्युत की आवश्यकता। अब विद्युत देख के घबराना मत, एम्पियर में नहीं पूछ रहा है, फेराडे में ही पूछ रहा है, ठीक है। गलित कैल्शियम क्लोराइड से 20 ग्राम कैल्शियम, ठीक है, गलित कैल्शियम क्लोराइड से क्या करना है, 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो गलित कैल्शियम क्लोराइड है, तो गलित क्यों दिया है, क्या भाई गलित क्यों दिया है, मोल्टन क्यों दिया है, क्योंकि गलित अवस्था में तो आयन होंगे, या तो जलीय विलयन में आयन होंगे, या गला हुआ होगा तो आयन से होंगे। पिघला ही कैसे, आयन अलग अलग हुए तभी तो पिघला है, तो हम कहेंगे ओके कैल्शियम +2 है, ठीक है। अब कैल्शियम +2 से 20 ग्राम कैल्शियम, तो पहले मोल्स निकाल दे, है ना। देखो फॉर्मूला आता है क्या भाई, 12वीं पास करने वाले फॉर्मूला तो आता है मोल निकालने का, मोल इक्वल्स टू पदार्थ का भार ग्राम्स में अपॉन परमाणु भार ग्राम पर मोल में, ठीक है। तो हम कहेंगे पदार्थ का भार तो 20। अब ये मत पूछना कैल्शियम का भार कितना होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कैल्शियम का परमाणु भार पता होना चाहिए 40, ठीक है। तो ये आया आधा, यानी कि 0.5 मोल, ठीक है, मोल आ गए। अब क्या करें, तो इक्वेशन बनाएंगे, है ना। हमारे पास है कैल्शियम +2, कैल्शियम +2 को हमने किस में बदला भाई, हमने इसको बदला कैल्शियम में। हमारे पास कैल्शियम +2 था, हमने इसको कैल्शियम में बदला, ठीक है। अब देखो अगर ये 1 मोल चाहिए, है ना, ये 1 लिखा है तो ये 2 है, तो भाई ये 2 मोल चाहिए, बात तो सही है। 1 मोल कैल्शियम मांग रहे हो, 2 मोल आवेश दे दो, 1 चाहिए ना 2 में दे दो, ठीक है। क्वेश्चन में कितना है, तो क्वेश्चन में तो 0.5 ही है, तो अगर आपके क्वेश्चन में है कि भाई आधा मोल कैल्शियम लाओ, तो आवेश तो हम 1 फेराडे 2 मोल की जगह 1 मोल देंगे, 1 मोल आवेश इलेक्ट्रॉन का। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1 फेराडे, और 1 फेराडे तुमसे छुपा नहीं है, बोलो 1 फेराडे कितना होता है, 96500 कूलम, है कि नहीं।
इससे ज़्यादा सरल क्वेश्चन क्या ही होगा, बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इससे ज़्यादा क्या है ना। सेकेंड क्वेश्चन, Al2O3 से 40 ग्राम एल्यूमिनियम, ठीक है भाई, Al2O3 से 40 ग्राम एल्यूमिनियम, पहले क्या करते हैं मोल निकाल देते हैं, सेकेंड वाला पार्ट यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो मोल भार अपॉन परमाणु भार, बार बार लिखने का शौक नहीं है मुझे, लेकिन तुम भूल जाते हो, बार बार याद दिलाना पड़ता है ना भाई। ऑनलाइन से ज़्यादा मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ, इसलिए मुझे पता है रोज़ ही बताना पड़ता है, आधी क्लास तो फिर भूल जाए मोल, अरे मैडम मोल कैसे निकालते हैं, अरे यार मजाक कर रहे हो, मोल कैसे निकालोगे, भार बटा परमाणु भार, अणु है तो अणु भार है ना, और आयनिक कंपाउंड है तो सूत्र भार, ठीक है ना, इसमें क्या परेशान होना। तो ओके, फिलहाल भार कितना है 40 ग्राम, एल्यूमिनियम का परमाणु भार हटके, Al का परमाणु भार 27, U मतलब एक परमाणु का, एक एल्यूमिनियम, एक बिल्कुल एक छोटा सा ना एल्यूमिनियम परमाणु, जो पहले तो कहते थे अस्तित्व ही नहीं है, तो अस्तित्व तो है पर दिखाई थोड़ा ना देगा भाई, ठीक है। तो यूनिफाइड मास एक परमाणु का, तो हम कहेंगे एक परमाणु तो दिखता ही नहीं, जो दिखता ही नहीं उसकी बात कैसे करो, तो फिर हम एक मोल पे आ गए, है ना, 10 की पावर 23, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने आइटम तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसका भार होता है 27 ग्राम, ठीक है। तो हम यू से काम चलाएंगे नहीं, हमें ग्राम पर मोल, थोड़ा है ना कॉन्सेप्ट समझा करो, ठीक है। अब वो यू दे दे तो तुम टेंशन मत करना, है ना, तुमने परमाणु भार ग्राम्स में लिखा है, उसको ग्राम पर मोल में लिख दो, मोल तो वैसे ही आ जाएगा, तो 40/27 हो गया, ठीक है, मैं इसको यही छोड़ रही हूँ, मोल्स हो गए। अब मेरे पास Al2O3 है, मेरे पास क्या है Al2O3, वो भी गलत, तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब ये गल जाएगा तो दो एल्यूमिनियम जुड़े हुए थोड़ा ना रहेंगे क्या भाई, Al2O3 अगर गल जाएगा तो गलने तो हमारे क्या है, एल्यूमिनियम आयन तो मिल जाएगा ना Al+3, तो बस उसकी बात करो ना, क्यों परेशान हो रहे हो, यूँ मत सोचो दो एल्यूमिनियम में क्या करें, पूरी इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आप अपना आयन निकालो, Al+3 आएगा तो एल्यूमिनियम इससे ऑक्सीजन से थोड़ा ना आएगा, ठीक है। तो तुम कहोगे Al+3 को तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये Al में कन्वर्ट हो, यानी 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवेश चाहिए 3 मोल, सही, 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवेश चाहिए 3 मोल, यानी अगर तुम 3 फैराडे दे दोगे तो हम आपको 1 मोल एल्यूमिनियम दे देंगे, बट आपको चाहिए कितना, आपको चाहिए 40/27, आपको कितने मोल चाहिए 40/27 मोल चाहिए, तो ये कितना होगा, कर लोगे, देखो अगर ये 1 है तो ये 3 है ना, तो तुम अगर 1 रुपया खर्च करोगे तो हम 3 रुपये खर्च करेंगे, तुमसे 3 गुना ज़्यादा चलेंगे, तो तुम 40/27 खर्च करोगे तो मैं 3 गुना ज़्यादा। मैंने उसको सॉल्व क्यों नहीं किया है, सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता था एंड में 3 से कट जाएगा, इसलिए मैंने उसको छेड़ा नहीं, ठीक है। तो आवश्यक आवेश है ना, आवश्यक आवेश, ठीक है भाई, तो कितना चाहिए, तो चाहिए 40/27 इंटू 3, अभी तो काट लेंगे क्या भाई, बोलो 9 3 27, 40/9, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 4.4 ले लो क्या, 4.4, ओहो मोल, ठीक है 4.4 मोल, लेकिन मुझे तो आवेश किस में चाहिए, फैराडे में चाहिए ना, तो फैराडे में चाहिए तो हम ऐसे चलते हैं, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 3 फैराडे यानी 3 इंटू 96500, ठीक है। तो अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आवश्यक आवेश की मात्रा, ठीक है भाई, चलो रिक्वायर्ड चार्ज कितना चाहिए, तो मुझे चाहिए इसका 3 गुना, है ना, तो 40/27 इसका 3 गुना, लेकिन कूलम्स में, ठीक है। अब और इजी हो जाएगा तुम्हारी कैलकुलेशन, बोलो ये कितना हो गया 9, हाँ, तो अब इसको सॉल्व कर लो, 40 इंटू 96500 डिवाइड बाय 9, ठीक है, और तुम्हारा फाइनल आंसर जो है वो आना चाहिए भाई, अब इसने भी 4.4 फैराडे दिया है, फैराडे में पूछा है क्या आंसर, हाँ तो फैराडे में पूछा है ना, तो पहले सही किया था ना क्या हुआ, ये तो कूलम में है ना, तो पहले सही किया था, फालतू माता बच्ची करी, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका आंसर कितना होगा, तो मैं कहूँगी 40/27 इंटू 3 फैराडे, ये आंसर है, सही है ना, यानी इसका आंसर हो गया मेरे पास कितना 4.4 फैराडे, और सॉल्व करना तो ऐसे सॉल्व कर लो, क्या ही दिक्कत है, ठीक है, कूलम से पूछो वो कर लेना,
ओके चलो, निम्नलिखित को ऑक्सीकृत करने के लिए कितने कूलाम, अब चेक कर लेना, कूलाम में पूछे तो 96500 से मल्टीप्लाई करो, और नहीं पूछे तो कोई बात नहीं। अच्छा तुम लिख लेना कि 1 फैराडे हम इतना मान के चल रहे हैं, है ना, 1 फैराडे हमने अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए इतना लिया है। अगर एग्जामिनर कहे नहीं 1 फैराडे बराबर 96487, तो फिर उसको मना नहीं कर सकते, वो सही कह रहा है 96487 लेना, है ना, नहीं तो अपन ये लेके काम चला लेंगे। चलो अब तुम्हारे पास है 1 मोल H2O को O2 में कन्वर्ट करना है, आ जाएगा इधर, चलो यहाँ करते हैं पार्ट 1 इसका। 1 मोल वाटर को O2 में कन्वर्ट करना है, ये लो वाटर लिखा और ये O2 लिखा। अब या तो मैं यहाँ आधा लिख दूँ या फिर मैं क्या करती हूँ उसको डबल कर देती हूँ, बाद में चेक कर लेंगे। 2 मोल वाटर है फिलहाल, तो 2 मोल वाटर से 1 O2 तो निकल जाएगा, पीछे हाइड्रोजन कितने बचेंगे 4, तो मैं कहूँगी 4 H और मुझे आवेश कितना मिलेगा 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो 2 मोल वाटर को O2 में बदलने पर आवेश कितना चाहिए, 4 मोल तो चाहिए। 2 मोल जल को 2 मोल H2O से O2 प्राप्त करने पर आवेश प्राप्त करने के लिए आवेश 2 का कितना चाहिए, तो हम कहेंगे भाई 2 का तो हमें चाहिए 4। ठीक है, तो 2 का 4 चाहिए ना, तो भाई 1 का कितना चाहिए, तो 1 मोल वाटर से O2 प्राप्त करने के लिए आवेश, तो 2 का 4, 1 का 2, 2 मोल मतलब 2 फैराडे, और कूलम में पूछा है तो 2 फैराडे मतलब 2 × 96500, तो डबल कर दो, 900 का डबल हो गया 1860 का डबल, 965 है ना, 60 का डबल 120 यानी 1800, 1920 और 5 का डबल 10, तो 1930, और ये आपके डबल 0, सही है ना, हाँ 19, हाँ इतना आना चाहिए भी आपका, ये हो गया कूलम्स। ठीक है, सॉल्व कर लेना भाई, थोड़ी बात मैथ्स लगानी है, लगा लेना क्या है। और बोलो और क्या चाहिए, 1 मोल FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करना है। अब यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखो 1 मोल FeO को Fe2O3, तो बेटा FeO मतलब Fe+2 और Fe2O3 मतलब Fe+3। FeO को कन्वर्ट कैसे करेंगे, आयन फॉर्म में आएगा ना, तो FeO मतलब Fe+2 और O -2, और Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड है Fe+3, तो इसको तो करना ही है, तो सॉल्व अपने आप में। Fe+2 को बदलना है Fe+3, बोलो 2 से 3 ले जाना है, एक चार्ज बढ़ाना है, एक चार्ज बढ़ाना है, उसको लग रहा है कि चार्ज बढ़ाना है, हमें पता है चार्ज कम करना है। 2 कैसे करो, बढ़ाऊँ कैसे, बढ़ाने के लिए थोड़ा ना जेब में इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहे हो तो बेचारे का कम करोगे ना आवेश, माइनस ही तो कर सकते हो तुम, पॉजिटिव को डाउन ला सकते हो, नेगेटिव को बढ़ा सकते हो। ठीक है, हो गया, तो अब क्या चाहिए बोलो, 1 मोल Fe+2 को 1 मोल Fe+3 में बदलने के लिए आवेश कितना चाहिए, 1 मोल आवेश चाहिए। 1 मोल आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1 फैराडे, 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम, ज़्यादा ही सरल है। ठीक है, बोलो कोई तकलीफ है क्या, 4 क्वेश्चन निपट गए, बहुत जल्दी निपट गए, सही सरल है, हैं भारी लग रहे हैं क्या, क्या भारी लग रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो, निकल नाइट्रेट के विलयन का प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के बीच 5 एम्पियर धारा गिवन है आपको, धारा करंट कितनी है, करंट 5 एम्पियर की करंट 20 मिनट तक, वाह भाई 20 मिनट हमें चाहिए सेकंड में, है ना, तो 20 मिनट मतलब 20 × 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना। ठीक है, तो कितना हुआ 1200 सेकंड। ओ मुझे एक फॉर्मूला याद आ गया, Q = IT, है ना यार, केमिस्ट्री वालों फिजिक्स के फॉर्मूला लगवा दे, Q = IT, क्योंकि कूलम का गेम हमें पता है, समीकरण बताएंगे फिर कहेंगे 96500 कूलम आवेश प्रभावित करेगा तो इतना मिलेगा, तो पहले ही तुम लिया हो ना, आप कूलम कितना दे रहे हो, क्यों नाटक कर रहे हो, 5 एम्पियर की धारा 20 मिनट तक पास कर रहे हैं, सीधा बोल दो कितना करंट पास कर रहे हो कूलम के रिस्पेक्ट में। तो Q = IT, तो बच्चे I है 5 एम्पियर, टाइम है 1200, 12 पंजे 60, 12 5 60 और 00, और ये है कूलम, 6000 कूलम दे रहे हो।
है ना, सीधा ही कहता भाई 6000 कूलम की धारा दे रहा हूँ, काम कर ले। नहीं, 20 एम्पियर की धारा, नहीं 5 एम्पियर की धारा 20 मिनट तक दे रहा हूँ, सोच ले, सोचे क्या, कर ले ना, Q बराबर IT से, सिंपल सा सवाल है, क्या माता बच्ची इसमें। चलो हो गया। अब हमने IT काम में ले लिया। निकल की कितनी मात्रा कैथोड पे निक्षेपित होगी, तो पहले ध्यान लगाओ, निकल नाइट्रेट में निकल +2 है कि नहीं है, क्योंकि इसको नहीं पकड़ा तो फिर कुछ नहीं पकड़ा। निकल नाइट्रेट में निकल +2 है ना, आधी जनता की तो यही मुसीबत है, नाइट्रेट -1 होता है और निकल +2 होगा तभी तो भाई NiNO3 बनेगा, है ना। ये तो तुमने ना देखो 9-10 से सिखाना शुरू कर देते हैं, नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, है ना, बोरेट, वो सीखे होंगे तो बोरेट भी सीखा ही होगा, ठीक है। तो फिर ये आना चाहिए, फिर 12th में आके ये नहीं रोना और वो पता ही नहीं था यहाँ पे निकल +2 है, फिर तो हो गया काम। चलो अब बोलो निकल की कितनी मात्रा, तो निकल नाइट्रेट में निकल क्या है, निकल है +2, ठीक है। कितना आवेश मांग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, आंसर क्या है, निकल। अब यहाँ शैतानी क्या है कि निकल का परमाणु भार दिया ही नहीं, ये गलत बात है ना, बच्चे को उतना थोड़ा ना याद रहता है निकल का परमाणु भार, हालांकि 58.6 होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजन है, 58.6 होता है ना, तो तुम्हें कैसे याद होगा, तुम्हें तो याद नहीं होगा, ठीक है। लेट मी चेक, निकल का परमाणु भार कितना होता है भाई, क्वेश्चन में देना तो था इसको, 58.5 होता है। देखो यार मैडम भी 0.1 से उलझी, हाँ तो कोई बात नहीं, एक छोटी मोटी हरकत। ये कितना है, 2 मोल, है ना, ये कितना है, 1 मोल, ठीक है। अच्छा 1 मोल मतलब परमाणु भार, क्या इतना तो पता है ना, 1 मोल मतलब ग्राम परमाणु भार। फॉर्मूला कैसे कहता, मोल का भार बट्टे परमाणु भार, तो मोल 1 है मतलब भार और परमाणु भार बराबर है, तो भार ग्राम्स में था तो परमाणु भार को ग्राम्स में लिख दो, 1 मोल बन जाएगा। तो इसका मतलब जब आप 2 फेराडे आवेश दोगे, 2 फेराडे मतलब 96500, तो आपको 1 मोल निकल मिलेगा, यानी 58.5। मुझे 6 क्यों ध्यान है, मुझे 6 ही ध्यान था इसका, कोई नहीं 5 के 5 लिख देते हैं। तो 58.5 ग्राम निकल जो है वो डिपॉजिट होगा, ठीक है। क्या तकलीफ है, कितना दे रहे हो आप, 6000 कूलम दे रहे हो, बातें तो इतनी कर रहे थे, दिया तो 6000 कूलम आवेश है, तो 6000 कूलम आवेश से ये कितना इकट्ठा होगा। अब एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको x मान लो, इसको x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल दो, सीधा सा आंसर है। इसको x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल दो, है ना। और अच्छे बच्चे की तरह स्कूल एग्जाम में लिखना है पूरे नंबर के लिए, तो फिर ऐसे लिखो 2 × 96500 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर प्राप्त निकल, ठीक है। अमाउंट ऑफ निकल व्हेन 2 × 9, यार एक तो पॉइंट नहीं रुकता यहाँ पे, 2 × 96500 चार्ज इज पास्ड equals to 58.5 ग्राम। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी विल पास 1 कूलम चार्ज। अब ये लिखना है, ऐसे डर करोगे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। थोड़ा छोटा लिख देना, छोटा इन द सेंस अक्षर छोटे नहीं, ऐसे लिख देना 1 कूलम आवेश पास करने पे, ठीक है। सो दिस विल बी डिवाइड बाय 2 × 96500, और हमारे पास कितना है यार, आंसर में 6000 कूलम चार्ज दिया था, तो 6000 कूलम आवेश प्रवाहित करने पे, सो दिस विल बी 58.5 डिवाइड इनटू 2 × 96500 मल्टीप्लाई विथ 6000। आपको काट छाट होती है तो कर लेते हैं, 2 0 तो काट ही लो, और कुछ कट रहा है क्या, हाँ इसको 30 कर देते, चलो अभी 3 से कटने वाली बाटी नहीं है। 585 का डबल भी 1000 से ज़्यादा जाएगा, हाँ तो उसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा बच्चों। 1 पॉइंट और उड़ा देती हूँ मैं, चलो 1 पॉइंट उड़ा दूँ, तो ये है 585 का 3 गुना डिवाइड बाय 965। इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, 585 का 3 गुना डिवाइड बाय 965, सही है, 1.82 ग्राम्स। ओके, सो फाइनल आंसर विल बी 1.82 ग्राम्स। कर लोगे, कितने सरल क्वेश्चन है, इतना परेशान हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं बन रहे, इसमें क्या बनाना है, इसमें तो केमिस्ट्री भी नहीं है ये तो 10वीं क्लास पे बेस्ड सवाल है। बोलो
क्या अगला क्वेश्चन देखें, ZnSO4 AgNO3 कॉपर सल्फेट विलयन वाले 3 विद्युत अपघटनी सेलों को ABC को श्रेणीबद्ध किया गया। 3 अलग अलग विद्युत अपघट्टियां श्रेणी क्रम में बांध दिया, समान धारा पास कर दी, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा दे दी। अच्छा, कितने टाइम तक करंट पास करी हमें बताना है। कॉपर और जिंक का द्रव्यमान, ये गड़बड़ नहीं है कुछ। ये कौन देगा कि कॉपर का परमाणु भार कितना है? बच्चा करेगा कैसे बेचारा? तो कॉपर का परमाणु भार कितना होता है? वैसे बच्चों को याद होना चाहिए। देखो ना, आजकल पेपर में ना वैल्यू आती ही नहीं। आज सुबह भी क्वेश्चन था, log 5 की वैल्यू थी नहीं, log 3 की वैल्यू थी नहीं। क्वेश्चन था, सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करिए बेटा? कॉपर का परमाणु भार 63.5 और जिंक का परमाणु भार, जिंक का भी इतना ही होता है, कितना होता है? जिंक का परमाणु भार भी 62 के आसपास ही होता है। 62, 63 चेक नहीं, 65 पॉइंट समथिंग होता है। भाई परमाणु भार क्यों नहीं दिए हैं आपको? जिंक का 65.3 होता है, हाँ 65.3, इसका 63, इसका 65। बस ये देखो 63.5 है, नहीं 5 इधर आ जाएगा, 3 इधर जाएगा, ऐसा ही कुछ था, मुझे याद तो था। ये रहा, चलो ठीक है, ये दिया हुआ होगा, आपको टेंशन नहीं लेना, इतना याद नहीं रहता। चलो अब करें क्या? पहले निक्षेपित कॉपर और जिंक का द्रव्यमान बताओ। ठीक है, बता देते हैं। देखो एक फॉर्मूला तो था, W = ZIT था। W मतलब निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। मान लो मैं कॉपर ले लेती हूँ, तो Z मुझे कॉपर का चाहिए था, और Z था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो Z था हमारा तुल्यांकी भार, है ना, अपॉन फैराडे, मतलब E/F। ठीक है, यानी मुझे फॉर्मूला ये लगाना चाहिए, W अगर मैं कॉपर लिखती हूँ तो इक्विवेलेंट वेट कॉपर का अपॉन ये। अब तुम कहोगे तुल्यांकी भार कहाँ से लाए? तुल्यांकी भार में क्या परेशान होना, तुल्यांकी भार होता है परमाणु भार बटा संयोजकता। वैसे तो परमाणु भार के बराबर पदार्थ इकट्ठा हो जाता, लेकिन अगर उसका आवेश 1 से ज़्यादा है तो फिर उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या ही दिक्कत है? परमाणु भार तो हमें पता ही है ना, बोलो। W कॉपर हमें निकालना है, कितना ग्राम कॉपर निक्षेपित होगा? ठीक है, E कॉपर, तुल्यांकी भार कॉपर, परमाणु भार कितना है? 63.5 डिवाइड बाय 2। I कितनी करंट है? 1.5 एम्पियर। हो, टाइम भी हमसे ही पूछा है क्या? ठीक है भाई, टाइम भी हमसे ही पूछा है, ओके। क्या करूं मैं? धारा कितनी? 1.5 एम्पियर। टाइम हमसे पूछा है, टाइम भी पूछ लिया, ठीक है चलो। और इसको हम लिख देते 96500। ठीक है, चलो अब W कॉपर नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरा फॉर्मूला लगा लेते हैं। और कुछ है? किस किस पे पास किया? ZnSO4 AgNO3 कॉपर सल्फेट। दूसरा फॉर्मूला यूज करें, W कॉपर अपॉन W सिल्वर। मैंने 2 ही पढ़े थे, 3। सिल्वर का परमाणु भार पता है क्या? ये तो याद होगा, सबसे इजी है। सिल्वर का परमाणु भार 108 ग्राम प्रति मोल। तो W कॉपर अपॉन W सिल्वर इक्वल्स टू E कॉपर अपॉन E सिल्वर। चलो अब क्वेश्चन में उसने दिया ही मुझे W सिल्वर है ना, सिल्वर इतना ग्राम इकट्ठा हो रहा है, तो ठीक है ना, क्या ही टेंशन है, W कॉपर निकालना है। अगर मुझे यहाँ W कॉपर पता चल जाएगा तो मैं टाइम बस ही निकाल दूंगी, क्या ही टेंशन। ठीक है, तो भाई W कॉपर बताओ, बता देंगे। W सिल्वर बताओ, कितनी सिल्वर इकट्ठी हुई? 1.45। ठीक है, 1.45। E कॉपर बताओ, कॉपर का तुल्यांकी भार, E कॉपर, कॉपर का परमाणु भार कितना है? 63.5 डिवाइड बाय कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 है ना। फिर ये मत कहना मुझे कैसे पता चलेगा, कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 है। ठीक है, तो 63.5 अपॉन 2। और E सिल्वर बताओ, तो बेटा AgNO3 में तो Ag+1 है, तो सिल्वर का तो आवेश ही 108 है। ठीक है, तो क्या यहाँ से तुम W कॉपर निकाल दोगे? यहाँ से तुम्हें W कॉपर फाइंड करना है। 63.5 मल्टीप्लाई विद 1.45 डिवाइड बाय 2 इंटू 108। अब ये तुम सॉल्व करो।
ठीक है, सही है ना। W कॉपर 63.5 मल्टीप्लाई विद 1.45, ओके, है ना। तो यहाँ से W सॉल्व करना ही पड़ेगा भाई कैलकुलेटर से। ठीक है, अभी सॉल्व कर लेते हैं। निकालो भाई, आंसर निकालो, फटाफट आंसर निकालो। क्या करना है, 63.5 को मल्टीप्लाई करना है 1.45 से, ठीक है। 92.075 डिवाइड बाय 2, ठीक है, डिवाइड बाय 108, ओके। तो ये हमारे पास आ गया W कॉपर 0.426 ग्राम, ठीक है, 0.426 ग्राम। चलो, यहाँ से मेरे पास आ गया, इतना कॉपर इकट्ठा हुआ, तो क्या मैं यहाँ वैल्यू रख दूँ 0.426 ग्राम, है ना। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू रखती हूँ 0.426 ग्राम, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए भाई, है ना। टाइम का देखो क्या आएगा, 0.426 ग्राम, 0.426 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, ठीक है। 852 पॉइंट लग जाएगा, मल्टीप्लाई विद 96500, 96500, ठीक है। अब क्या करूं, डिवाइड बाय 63.5, डिवाइड बाय 63.5 कर दिया। अब क्या करना है, डिवाइड बाय 1.5, डिवाइड बाय 1.5, तो ये मेरे पास आ रहा है 863.1। तो भाई यहाँ मेरे पास टाइम आ चुका है 863.1 सेकेंड्स में, ठीक है। तो निक्षेपित कॉपर और जिंक का द्रव्यमान ओवर कितने टाइम तक करंट पास किए, तो टाइम तो इतना है भाई, ठीक है, और कॉपर इतना है, सेम फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। अब मान लो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कराऊं, ठीक है, कॉपी किया है मैंने, आपके पास है वो PDF में, है ना। मान लो इतना सब करा ही नहीं, मैं दूसरे तरीके से सॉल्व किया। ये तो लिख देते हैं, जिंक का परमाणु भार कितना था, 65.3 था ना, ठीक है। जिंक का परमाणु भार कितना है, 65.3, ठीक है, ओके। चलो, अब मान लो किसी और तरीके से इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। कैसे सॉल्व करें, विद्युत धारा कितने समय तक प्रवाहित होगी, ठीक है। मेरे पास सिल्वर दिया हुआ है ना, मैं ऐसे भी तो कर सकती थी, Ag प्लस इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, अगर ये 108 ग्राम बनाना चाहते हो तो ये तुम 1 मोल दे दो, समीकरण तो यही कह रही है, ये 1 मोल है तो ये 1 मोल है, और 1 मोल मतलब परमाणु भार। अगर ये 108 ग्राम बनाना चाहते हो तो तुम ये 96500 कूलम्स दे दो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में तो ये कह रहा है 1.45 ग्राम ही बनाना चाहते हैं, तो अगर तुम ये 1.45 ग्राम बनाना चाहते हो तो तुम बता दो कितने कूलम है। तो मैंने कहा था ना x निकाल दो, तो यहाँ मैं q निकाल रही हूँ, ठीक है। q कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, तो देखो क्या आएगा, 96500 मल्टीप्लाई विद 1.45 डिवाइड बाय 108, सही है। दिस इंटू दिस नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो सॉल्व कर लो, हमारे पास कैलकुलेटर है, हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। 96500 मल्टीप्लाई विद 1.45। एग्जाम में तो भारी नहीं आया, चिंता मत करो, भारी इन द सेंस क्वेश्चन तो सेम आ सकता है, डेटा थोड़ा सिंपल आएगा, तुम्हारी कैलकुलेशन नहीं देखने बैठा हो कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है, ठीक है। 1295.6 ये आवेश है, ओके, इतना कूलम, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q बराबर IT, है ना। Q बराबर IT, तो हमारे पास Q है, हमारे को टाइम निकालना है, I भी कहीं ना कहीं दे रखा है, ये रहा। तो देखो आवेश है 1295.60, ठीक है। I कितना है, 1.5 एम्पियर। टाइम तुम्हें निकालना है, तो टाइम इक्वल्स टू 1295.6 डिवाइड बाय 1.5, निकालो भाई इसको। तो हम इसको डिवाइड कर दें किससे, 1.5 से। 863 तो पिछली बार भी तो यही आया था,
इस बार 863.7 आया है, पिछली बार 1 आया था, 863 पे छोड़ रही हूँ, है ना, थोड़ा बहुत 19-20 हो गया वो पूरा पूरा। अच्छा, इस बार मैंने पॉइंट के बाद कितने 6 जीरो ले लिए हैं, पिछली बार पॉइंट के बाद 1 जीरो लिया था। ठीक है, कैलकुलेटर है, कुछ भी कर सकते हैं हम, क्या है। ठीक है, चलो टाइम आ गया। नाउ व्हाट टू डू, हमें कॉपर और जिंक की अमाउंट निकालनी है इस बार। ये तो सिंपल है, इसको क्या करना है, कॉपर और जिंक का अमाउंट निकालना है ना। तो पिछली बार किसका, कॉपर का तो निकाल ही दिया था, जिंक का तो ऐसे करते हैं, ए जी की रिस्पेक्ट में करते हैं, डब्ल्यू ए जी अपॉन डब्ल्यू जिंक इक्वल्स टू ई ए जी अपॉन ई जिंक। सही है, जिंक का वजन दे रखा है ना, कितना इकट्ठा हुआ 1.45। ओके, जिंक कितना इकट्ठा हुआ तो ये तो फाइंड करना है। सिल्वर का तुल्यांक की बार अभी बताया था 108। अब ZnSO4 में Zn+2 है भाई, इसका भी आवेश +2 है। ठीक है, तो ये 65.3 डिवाइड बाई 2, सही है, तो 2 पर ले रही हूँ मैं। नाउ फाइंड WZn, तो ये हो जाएगा 1.45 मल्टीप्लाई विद 65.3 डिवाइड बाय 108 का डबल तो 216 होता है। ठीक है, नाउ फाइंड W जिंक। काटाकुटी कुछ है नहीं तो काटना ही पड़ेगा तुम्हें सब कुछ। 1.45 मल्टीप्लाई विद 65.3 94.68 डिवाइडेड बाय 216, ओहो 0.438। ठीक है भाई, इतना इकट्ठा हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, 0.438 ग्राम इकट्ठा हो सकता है। तो दो अलग अलग मेथड समझा दिए तुम्हें, जो समझ में आए, समझ में तो दोनों आगे, सिंपल ही है ना। तुम्हें जो अच्छा लगे वो कर लेना, पढ़ाया मैंने दोनों, ऑनेस्टली दोनों समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है, तुम्हें जो सिंपल लगे उससे तुम कर लेना, कोई बड़ी बात है नहीं। ओहो, नेक्स्ट, तालिका 2.1 में दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए नहीं थे, ये मैंने लिखे है ना, की सहायता से अनुमान लगाइए कि क्या निम्नलिखित अभिकर्मकों के बीच अभिक्रिया संभव है। तो भाई ये चीजें दे रखी है, क्या इनके बीच में अभिक्रिया संभव है। ठीक है, क्या करें, कॉपी करें पहले तो इसको। अब देखो, पहला देखते हैं अपन यहाँ पे, पहली अभिक्रिया Fe+3 और I- के बीच में अभिक्रिया संभव है कि नहीं। हमें क्या पता संभव है कि नहीं, करा के देख लो लैब में। तो कह रहा भाई मैंने तो करा ली और मुझे पता भी है, अब तुम बता दो। क्या मुसीबत है तुमने करा ली, तुम्हें पता भी अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, हमसे क्यों पूछ रहे, क्योंकि तुम्हें भविष्य का डॉक्टर, इंजीनियर, IITian है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी, बहुत बड़ा सक्सेसफुल पर्सन बनाना है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए, है कि नहीं, इसलिए तुम्हें आंसर देना है। ठीक है, तो देखो Fe+3 I-, अब क्या करें, अभिक्रिया होगी कि नहीं। तो एक्चुअली क्या है कि जो रॉ मटेरियल देता है ना, उसी को काम में लेना है। अगर मैंने तुम्हें दाल दे दी और चावल दे दिए तो दाल चावल ही बनाने हैं, या फिर उनको मिला के खिचड़ी बनानी है, और कोई नई चीज़ तुम्हारे पास नहीं है ना। यूँ नहीं है कि मैंने तुम्हें दाल चावल पकड़ा दी और तुम सोचो मैं पास्ता बना देता हूँ, नॉट पॉसिबल। और ज़्यादा दिमाग लगाना भी मत, मैं ये करूँगा वो करूँगा, फिलहाल इधर ध्यान देके और सोचो। तो इसने मुझे Fe+3 दिया है, तो चॉइस है कि अब मैं Fe+2 में कन्वर्ट कर सकती हूँ, और मेरे पास कोई दिमाग नहीं लगाना है। और इसने मुझे I- दिया है, और यहाँ पोटेंशियल में I- I2 है, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। मुझे देखना है कि अच्छा 3 तो तुमने दिया है, तो भाई मैं इसको 2 में बदल देती हूँ, और I- तुमने मुझे दिया है तो मैं I2 में बदल देती हूँ। मैं क्यों भेजा लगाऊँ, और मुझे बैलेंस भी नहीं करना है, क्योंकि जो SRP है ना, यहाँ इससे पूछा अभिक्रिया संभव है कि नहीं है, तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना भी नहीं है। E0 जो है वो अमाउंट डिपेंडेंट है नहीं। ठीक है, तो मैं कहूँगी ओके चलो फिलहाल तो ये अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया, ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया है ना भाई, देखो 3 से 2 ऑक्सीकरण अवस्था कम होना, अब चेन I- से I2 ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ना, ऑक्सीकरण, तो ये रिडॉक्स है। और मुझे एक फॉर्मूला अच्छे से आता है, और तुम्हें भी सिखाया था कि नहीं, E0 सेल इक्वल्स टू E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। और अगर हम इस अभिक्रिया की बात करें तो ऑक्सीडेशन है ना, I- किस में बदल रहा है, ऑक्सीडेशन, I- I2 में बदल रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन खो रहा है, और Fe+2 में बदल रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, अब ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है उसका यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको सॉल्व करें बैठ के और इक्वेशन बैलेंस करें। फिलहाल नहीं चाहिए ना बैलेंसिंग, इसलिए मैंने सिर्फ ऐसे किया। ठीक है, अब मुझे तो सिर्फ E0 सेल कैसे भी करके फाइंड करना है,
तो बोलो, i माइनस को i2 में बदलना चाहते हैं तो ये तो उल्टा है, ये कह रहा है i2 को i माइनस में बदलो। आप क्या चाहते हो, i माइनस को i2 में बदलो, साइन बदल दो भाई, माइनस 0.54 प्लस का है, माइनस का लिया, ठीक है। और हम चाहते हैं Fe+3 Fe+2 में बदल जाए, ओके 0.77, तो 77 में से 54 कम कर दो, तो 7 में से 4 कम कर दिए 3 तो बच गए, और 70 में से 50 कम कर दिए 20 बच गए, तो 0.23 देख लेना भाई, 0.23 माइनस का तो नहीं होगा, प्लस का। तो मेरा आंसर जो आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद वो है 0.23। अब तुम सिर्फ इतना बता दो कि अगर, है ना, यदि ई नॉट सेल यानी कि ई नॉट की वैल्यू फाइनल, है ना, ई नॉट रिडॉक्स लिख दो अब तो, अगर पॉजिटिव है तो अभिक्रिया संभव, जलीय विलयन में अभिक्रिया संभव है या नहीं वो सिर्फ इसी से निकाल सकते हैं, क्योंकि डेल्टा जी का फॉर्मूला है -NFE। तो अगर ई पॉजिटिव लाओगे तो डेल्टा जी नेगेटिव, और डेल्टा जी माइनस मतलब स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया संभव है, तो भाई ई पॉजिटिव लाना, ई पॉजिटिव लाना, तो पॉजिटिव ही तो लाए हैं, है ना, और डेल्टा जी का -NFE, है ना, और ई माइनस में आ गया तो माइनस माइनस से टकराएगा प्लस हो जाएगा, तो फिर डेल्टा जी प्लस हो जाएगा, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हम तो चाहते संभव होनी चाहिए, है ना, तो है, अगर ई सेल पॉजिटिव तो तुम सिर्फ एक लाइन लिख दो अभिक्रिया संभव है, उसने ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं, तो आप सिर्फ इतनी सी बात लिख दो अभिक्रिया संभव है, ठीक है ना। फिर टेंशन खत्म हुई, संभव है। Ag+ और कॉपर सॉलिड के बीच में अभिक्रिया कराओ। वो तेरी कॉपी नहीं हुआ था ना, ठीक है। अब क्या चाहिए, अब तुम्हें चाहिए Ag+, क्या चाहिए, Ag+ और कॉपर सॉलिड के बीच में अभिक्रिया, मतलब Ag+ आप दे रहे हो और आप कॉपर दे रहे हो। एक तो ध्यान रखना भैया, न्यूट्रल है वहाँ सॉलिड लिखो, जहाँ आयन है वहाँ एक्वस लिखो, बता रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ाते समय, ठीक है। अब आपके पास क्या चॉइस है, Ag+ को Ag में बदलना है, तो Ag+ तो तुमने दिया है, Ag में हम कन्वर्ट कर देते हैं, कॉपर +2 कॉपर में बदलना है, आपने दिया तो कॉपर है ना, तो हम इसको कॉपर +2 में बदल देंगे। फिर हम यूज़ करेंगे हमारा स्पेशल फॉर्मूला, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, ओके, है ना। अब ई नॉट सेल इक्वल्स टू किसका ऑक्सीकरण, कौन इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो कॉपर से कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो मैं कहूँगी देखो ई नॉट कॉपर +2 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गए, और रिडक्शन Ag+ Ag में बदल ही रहा है, तो ई नॉट Ag+ Ag, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बोलो ई नॉट सेल इक्वल्स टू, बोलो कॉपर से कॉपर +2, ये क्या हुआ, कॉपर से इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, प्लस का मांग रहा है ना, लेकिन हमने तो बेचारे को कहा खो दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, साइन बदल दूं क्या, मुझे चाहिए Cu+2 में जाना है, ये कह रहा है नहीं मैं तो आपको उल्टा दे रहा हूँ, तो उल्टी चीज़ दोगे तो साइन बदल दो, और तो क्या करेंगे, तो माइनस का 0.34, और Ag+ Ag में बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है 0.84, तभी 80 में से 34 तो कम कर ही सकते हैं, बोलो 80 में से 30 गए 50, 50 में से 4 गए 46, है ना, तो पॉइंट कौन लगाएगा, 0.46 वोल्ट, फिर पॉजिटिव, और पिछली बार 20 थी, इस बार 46, आगे पॉइंट है तो ये पॉजिटिव है, मतलब अभिक्रिया संभव है, क्या बात है ना। तो आपको अच्छे तभी से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ई नॉट सेल का मान धनात्मक है ना, लाइक अच्छा बच्चा स्क्रिप्ट क्या होती है, पूरा लिखना, ई नॉट सेल का मान, खा गए भाई, भूख लग जाती है एक तो, का मान धनात्मक है, अतः अभिक्रिया संभव है, ये लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा बहुत प्यारा बच्चा है, पूरा तरीके से लिखा है जमा के, है ना, इसलिए ठीक है। और यूँ नहीं वही के लिए ई नॉट सेल 0.46, फिर तुम्हें लगेगी हाँ इतना तो उसको पता ही है ना, तो उसको तो सब कुछ पता है, पर तुमसे पूछा है तो फिर तुम्हें सारे आंसर देने हैं, सोचना नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। वो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, Fe+3 और Br- डेटा है क्या, हाँ भाई डेटा तो है। अब Fe+3 का डेटा यहाँ है, Br- का डेटा यहाँ है ना,
चलो जो जो काम आएगा वही देखो, बाकी मिटा दें, है ना। ये मिटा दूँ, अब ये यहाँ एक बार, कोई नहीं, चलो बोलो। Fe+3 और Br- की मध्य अभिक्रिया कराओ, करा दो। Fe+3 एक्वस, हवा में तो होगा नहीं, Br- ये भी एक्वस, ये भी हवा में तो होगा नहीं, क्या बनाएं हैं, तो सोचना नहीं है क्या बनाए, जो दिया है वही बनाना है। Fe+3 Fe+2, है ना। अगर मम्मी से बेटा क्या बनाऊं, फिर चॉइसेस होती है, फिर होता कुछ नहीं है, जो उनको बनाना है वही मिलता है, क्योंकि उनको पता अवेलेबल ही वही चीज़ है ना। बेटा क्या खाएगा, पास्ता खाओ, नहीं पास्ता तो घर में नहीं है, इडली खा लूँगा, नहीं बेटा सूजी तो है नहीं, अच्छा फिर डोसा खा लूँगा, नहीं बेटा सेम प्रॉब्लम तो बेटा तो कुछ मत बोल, सीधा एक सवाल बोल, जो दिया है उसके हिसाब से बैलेंस करो। तो Fe+3 दिया है तो चॉइस कुछ नहीं है, Fe+2 में ही बदलना पड़ेगा। सो दिस विल बी Fe+2, है ना। मतलब राजी करने के लिए होता है कि हाँ बेटा तू वही बोल जो मैं चाहती हूँ, है ना। तो एक सिचुएशन आएगी जब तुम वो बोलोगे, इसलिए ठीक है। सिमिलरली अब मुझे चाहिए Br-, ये रहा, चॉइस ही Br2 है और कुछ सोचना भी नहीं है, ठीक है Br2। ओके, बात समझ में आ गई, है ना। ओके, आज मैडम का मूड थोड़ा अलग है ना। हाँ अभी देखो लिक्विड लिखा है, ध्यान रखना, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो द्रव अवस्था में, यूँ नहीं तुम न्यूट्रल है तो सॉलिड लिख देते हैं, अरे कैसे सॉलिड लिख लेते हैं, ठीक है। चलो अभी क्या करें, एक अपना फेवरेट फार्मूला लगाते हैं। बोलो हमारा फेवरेट फार्मूला क्या है, E0 सेल इक्वल्स टू E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। ओके, अब कौन इलेक्ट्रॉन खो रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन पा रहा है, तो देखो Fe3 से 2 में गया, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और Br- से Br2 गया, Br- के पास इलेक्ट्रॉन था बेचारे के पास एक्स्ट्रा, लेकिन अब चला गया, और Fe+3 से Fe+2। ओके चलो अब देखें भाई कौन सी सरकार बनती है हमारी, Br- से Br2, ये क्या बात है, इतने बड़े का साइन ही चेंज करना पड़ेगा, अब तो आंसर पक्का नेगेटिव है, वो इतनी बड़ी वैल्यू माइनस में दे रखी है, और Fe+3 से Fe+2 0.77, ठीक है। चलो भाई बच्चों, 100 में से 70 कम करो 30, ओके 30 में से 7 और कम कर दो 23, 23 में 9 जोड़ दो 42, तो क्या ये माइनस का 0.42 है, चेक कर लेना यार, मुझे थोड़ा सा डाउट है। बोलो, तो फिलहाल तो मेरा आंसर नेगेटिव है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, 32 बता रहा है, ये 42 दुनिया रहा मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी क्या संभव नहीं है भाई, 32 कैसे बता रहा है, वापस देखिए क्या, 23 और 9 ही तो जोड़ने थे, 23 और 9 कितना होता है, 32 ही तो होता है। हाँ यार ऐसे क्या करते, गलत मत बताया करो, 0.32। बोलो ठीक है, तो वापस अच्छे बच्चे बन जाओ, वापस लिखो, क्या लिखोगे, चूंकि E0 सेल इस बार नेगेटिव आया, चूंकि E0 सेल का मान नेगेटिव है, चूंकि E0 सेल का मान नेगेटिव है, अतः अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है भाई, नहीं संभव है तो नहीं है। राइटिंग भी अच्छी लिखना बेटा, अच्छे बच्चे मतलब राइटिंग अच्छी, मैडम जैसी नहीं होनी चाहिए और बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करें, अब चौथा तुम खुद कर लोगे क्या, Br2 और Fe+2 नहीं करवा देती हूँ यार, फिर एक ही कमेंट डालोगे चौथा नहीं कराया, चौथा नहीं कराया। हाँ, अब मुझे क्या चाहिए, Br2 वाला डेटा चाहिए। ओहो कहाँ गया, है ही नहीं, Fe+2 वाला तो है, ठीक है। 1.09 ही तो था माइनस का, क्या भाई 1.09 था ना, माइनस का नहीं। SRP हमारे पास था E0 Br2 Br-, ये हमारा था 1.09, पिछली बार हमने उल्टा किया था इसलिए साइन चेंज किया था, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, अब हम क्या करें, अभिक्रिया करानी है। ओके, क्या बनाऊं, सोच रही नहीं है, जो अवेलेबल है वही बनाओ। Br2 है और Fe+2 है, इसमें पूछ रही हूँ मैं क्या बनाऊँ, तुम क्या सोच रहे हो। Fe+2 है, क्या बनाऊँ, Fe+3 बनाओ क्योंकि यही है। ठीक है, और इसका क्या बनाऊँ, तो दिया क्या है Br-, तो यही बनाना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। दिस इज एक्वस, दिस इज एक्वस, दिस इज एक्वस एंड दिस इज लिक्विड। चलो अब लगाओ अपना फेवरेट फॉर्मूला, E0 सेल इक्वल्स टू, बोलो बेटा, E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। ओके, खो दिए इलेक्ट्रॉन, कितने खोए, किसने खोए, Fe+2 से Fe+3। ओके,
ई नॉट, ये तो आता है ना Fe+2 फेरस से फेरी, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ना, इंक्रीजिंग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, और Br- देखो इलेक्ट्रॉन मिले ना इसको, है ना, तो E0 Br2 Br-, ये रिडक्शन है। चलो अब बोलो क्या हुआ, बोलो भाई, बोलो बोलो, चाहिए क्या? 2 से 3 है क्या? 3 से 2, साइन बदलो माइनस का, और वहाँ ओहो यहाँ पे भी साइन बदलना है क्या? नहीं बदलना है ना, Br2 से Br- ही तो है, पहली बार जो चाहिए वही है। चलो अब 1.09 में से 77 कम करो। अभी किया था ना, नहीं किया था क्या? इसी का ही तो 32 था फिर। तो पिछली बार भी तो 32 था, पिछली बार भी 32 था। एक क्वेश्चन मिसिंग नहीं है क्या हमारे पास? ओके, मैंने कौन सा क्वेश्चन ले लिया? सीधा 5वां ले लिया। हमने इसको 5th को सॉल्व करा है ना, हमें 4th सॉल्व करना था, कोई बात नहीं, 5th भी करना तो था ही ना। तो क्या है ये? 0.32 पॉजिटिव, 0.32 पॉजिटिव, यानी क्या बोलोगे? अभिक्रिया संभव है। और ये वाला अपने आप कर लोगे क्या है? Ag और Fe+3, Ag वाला कराया तो था, चलो करा ही देती हो फिर कहोगे एक ही क्वेश्चन नहीं कराया भाई आपने, बाकी तो सारे कराए हैं। चलो भाई ये रहा। डेटा है क्या हमारे पास? डेटा भी नहीं है। मैं इसी को कॉपी कर देती हूँ ताकि तो आगे पीछे हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, चलो अब क्या चाहिए हमारे को? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। Ag और Fe+3, Fe+3 का डेटा तो है। Ag का कितना होता है? 0.80 ही तो होता है क्या भाई? Ag का SRP, Ag प्लस का SRP होता है 0.80। ठीक है, याद हो जानी चाहिए, इतने टाइम से पढ़ रहे हो तो थोड़ी चीज़ तो याद होती है। क्लियर? तो E0 Ag प्लस Ag, दिस इज 0.80 वोल्ट। ठीक है, क्या करें फिलहाल? इनके मध्य अभिक्रिया करा लो भाई। आपने क्या दिया है? Ag और Fe+3, तो हमने लिया Ag, हमें पता है ये सॉलिड है। फिर हमने लिया Fe+3 क्योंकि हमें पता है ये एक्वस है। क्या बनाऊं? ये सवाल तो निकाल दो जिंदगी से, क्या बनाऊं जो अवेलेबल है? Fe+3 है, Fe+2 है ना, और Ag है तो Ag प्लस। ठीक है, ये लो। चलो अब लगाओ फॉर्मूला, हाँ फेवरेट फॉर्मूला, E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। ठीक है, अब बोलो E0 सेल इक्वल्स टू E0 ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है, देखो इलेक्ट्रॉन खोना, Ag से Ag प्लस, तो Ag से Ag प्लस। ठीक है, और रिडक्शन Fe+3 से Fe+2। ठीक है, अब बोलो अब क्या चाहिए? Ag प्लस में बदल रहा है, उल्टा दे रखा है, साइन बदल दो, तो माइनस का 0.80 और Fe+3 Fe+2 तो 0.77। 80 में से 77 कम कर दो, 3.2 के पीछे चल रहा है, 2 के आगे चल रहा है। अच्छा प्लस का है तो अब तो लिख दोगे, क्या लिखूं? E0 सेल पॉजिटिव यानी अभिक्रिया संभव। बोलो क्लियर है? कोई टेंशन है क्या? सिंपल है, एक जैसे 5 क्वेश्चन एक कराना था, 4 तो मैं खुद को करने थे। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं, आगे बढ़े। ओहो, ये भी 1 में 4 क्वेश्चन हैं, क्या है भाई? 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में, मजाक लगा, मुझे लगा 10 ही क्वेश्चन है फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, पर 10 कैसे हुए? 1 में 4 तो 10 में 40 हुए ना, बेवकूफ़ बना देते हैं, है ना। चलो अब है सिल्वर इलेक्ट्रोडों के साथ AgNO3 का जलीय विलयन। AgNO3 का जलीय विलयन, ठीक है, Ag प्लस NO3 माइनस है और जलीय विलयन है तो जल भी है, लेकिन इलेक्ट्रोड कौन से? सिल्वर। अब देखो, एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड और एक होता है अक्रिय इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्टिव मतलब जो भाग लेगा और इनर्ट मतलब जिसको भाग नहीं लेना है। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है ना, प्लैटिनम मस्त है,
वैसे भी और वैसे भी, जैसा तुम सोच रहे हो, है ना। गोल्ड से ज़्यादा बढ़िया प्लेटिनम है, महंगा है, सुंदर भी है और रिएक्शन भी नहीं करता है ना। प्लेटिनम की ज्वेलरी पहन के आप कहीं जाओ, कहीं बर्तन मान लो, कुछ भी कर लो, केमिस्ट्री लैब में काम कर लो, बढ़िया, कोई रिएक्शन नहीं करता, ठीक है ना। बाकी में टेंशन रहता है ना। तो ठीक है, ये है इनर्ट इलेक्ट्रोड। और सिल्वर जो है वो तो अभिक्रिया कर जाता है, ठीक है। फिलहाल इसने सिल्वर इलेक्ट्रोड लिया है। ये कह रहा है मैं ऐसा करो, AgNO3 के जलीय विलयन का क्या करना है, विद्युत अपघटन, मतलब करंट पास करनी है, ठीक है। AgNO3 एक्वस, ठीक है। तो मैं कहूँगी Ag प्लस एक्वस और NO3 माइनस, वो भी एक्वस। अब वैसे तो मुझे जल भी लिखना चाहिए था, H2O से H प्लस और OH माइनस, लेकिन इसने लिखा है सिल्वर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करो, यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, हिंदी में लिख देना, सिल्वर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हुए। तुम्हें उसको एक्सप्लेन करना है, भाई ये सक्रिय इलेक्ट्रोड है तो पानी को अभिक्रिया करने की जरूरत नहीं है, सिल्वर इलेक्ट्रोड है, सिल्वर कहीं ना कहीं काम आएगा, हमारे दिया है उससे तो कहीं ना कहीं काम आएगा। देख लेते हैं अभी। चलो, पहला काम रिडॉक्स कराना है, पूरे चैप्टर में रिडॉक्स ही पढ़ रहे। पहला काम ऑक्सीडेशन, दूसरा काम रिडक्शन, ठीक है। तो भाई ऑक्सीडेशन पर एक जन इलेक्ट्रॉन खोएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो मैं कहूँगी Ag प्लस में, Ag तो प्लस है, अब मेरे पास पहले कैटायन आ गया, तो मैं लिख रही हूँ एट कैथोड। कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है, तो भाई कैथोड पे अपचयन होता है। कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है, कैथोड पे अपचयन होता है, मतलब वो Ag प्लस कहेगा मैं तो जा रहा हूँ, कैटायन है ना, ये कैटायन ये पहुंच जाएगा कैथोड पे। अब इसको कर ही क्या सकते हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, Ag सॉलिड। तो एक लाइन तो मेरी बन गई कि कैथोड पे सिल्वर निक्षेपित होगा, क्योंकि अभिक्रिया तो यही बोल रही है। कैथोड पे मुझे क्या दिख रहा है, चांदी जमा हो रही है, तो कैथोड पर सिल्वर निक्षेपित होगा, सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड, कैथोड पर सिल्वर निक्षेपित होगा, ठीक है भाई। अब एट एनोड, एट एनोड तो बच्चे एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। अब देखो ऑक्सीडेशन के लिए वैसे तो ये माइनस है, इसको जाना चाहिए, पर नाइट्रेट माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है ना, मतलब वो डिस्चार्ज होगा ही नहीं, ठीक है। मतलब मान लो हॉस्पिटल में से किसी को डिस्चार्ज करा ना, भाई आजा आजा, तो कह रहा है 2 करोड़ ले आओ, तो मैंने रख लिया 2 करोड़ रुपये कहाँ दूँ, डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसको कैसे निकालूँ, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना, नाइट्रेट माइनस का विसर्जन विभव, विसर्जन डिस्चार्ज निरावेशित होने का विभव बहुत ज़्यादा है, इतना हमारे बस में नहीं है इसको देना। क्यों, तो नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था, अगर रिडॉक्स पड़ा है तो ऑक्सीकरण अवस्था 5 है ना, तो नाइट्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ही 5 होती है। अब बेचारे से सब कुछ थोड़ा ना छीनेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन छीन लिए, इतना ही था उसके पास, तो वो 5 से ऊपर जा नहीं सकता, इसलिए उसका ऑक्सीकरण पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो हम कहेंगे ठीक है, सीधी सीधी बात है कि नाइट्रेट को काम में नहीं लेना है, भारी चीज़ है उसको काम में नहीं लेना है, रहने दो उसको वहीं पे, तो फिर किसको काम में लें, तो हम कहेंगे देखो एनोड, एनोड पे ऑक्सीकरण करना है। एनोड किसका बना हुआ है, सिल्वर का, है ना, तो ये सिल्वर कहेगा भाई मैं ही छोड़ देता हूँ इलेक्ट्रॉन, है ना, ऐसा करता हूँ मैं ही इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ Ag प्लस और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ गया, आपको लगा ये आया कहाँ से, इसने छोड़ा है। तो भाई एनोड जो है, एनोड से सिल्वर विलयन में जाएगा, एनोड से सिल्वर, चांदी का एनोड बना हुआ है ना, तो सिल्वर विलयन अवस्था में जाएगा, ठीक है। और वही सिल्वर निकल के तो ऊपर आ रहा है, मतलब देखो कैथोड तो मोटा होता जाएगा क्योंकि कैथोड पे तो चांदी जमा हो रही है, और एनोड पतला होता जाएगा क्योंकि चांदी विलयन अवस्था में आ रही है, विलयन में आता है Ag प्लस के रूप में। क्लियर, अब इतना दिमाग सब में ही लगाना है। 4 क्वेश्चन और पकड़ा दिए इन्होंने, क्या मुसीबत है, मुसीबत तो नहीं है, खैर पहला तो हो गया। चलो दूसरा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ AgNO3 का जलीय विलयन। ओके, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ मतलब आपने जो इलेक्ट्रोड दिए वो तो काम करेंगे नहीं, AgNO3 का जलीय विलयन, ठीक है। तो अब हमें AgNO3 के जलीय विलयन में जल को भी काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो AgNO3 आयन बनाएगा Ag प्लस और NO3 माइनस। एक्वस मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैं नीचे लिखी तो रही हूँ, वाटर पड़ा है, H प्लस
और OH माइनस। अब देखो, कैटायन कैथोड पे जाते हैं, एनायन एनोड पे जाते हैं और कार्बोन लेते हैं, मतलब कैथोड पे रिडक्शन होता है और लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मैं कहूँगी कैटायन तो भाई दो है, Ag प्लस H प्लस दोनों पहुँच जाएंगे। हाँ, Ag प्लस और H प्लस दोनों पहुँच जाएंगे कहाँ पे? कैथोड पे। तो हम लिखते हैं कैथोड पर अभिक्रिया। ठीक है भाई, कैथोड पर अभिक्रिया। ठीक है, कैथोड पे कौन पहुंचेगा? तो मैं कहूंगी Ag प्लस भी पहुंच गया और तो H प्लस भी पहुंच गया। अब क्या करें? तो Ag प्लस H प्लस दोनों पहुंच गया, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है? ECS पढ़ाया था ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाइड्रोजन के नीचे छापा आया था, याद करो। हाइड्रोजन के नीचे छापा में CHAPA, C मतलब कॉपर, H मतलब मरकरी, A मतलब सिल्वर, है ना। तो हाइड्रोजन का SRP 0 है, लेकिन सिल्वर प्लस का SRP पॉजिटिव है, मतलब सिल्वर प्लस की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहेगा मेरा पोटेंशियल तो 0 है, सिल्वर कहेगा मेरा 0.80 है, अभी तो लिखा था। तो बच्चे कैथोड में Ag प्लस पहले आ जाएगा कि भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं तो Ag बनाऊँ, मेरे को आयन अवस्था में नहीं रहना। ठीक है, तो कैथोड में तो इलेक्ट्रॉन आया, मतलब एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ ही, एनोड पर अभिक्रिया। अब एनोड पे जाने को कौन तैयार है? इस बार तो आपका इलेक्ट्रोड भी इनर्ट है ना, अक्रिय इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो अक्रिय इलेक्ट्रोड है तो मतलब एनोड पे एनायन गया, एनायन 2 है, एक नाइट्रेट है और एक OH माइनस है, नाइट्रेट माइनस और OH माइनस। अब नाइट्रेट कहेगा देखो मुझे तो डिस्चार्ज करा नहीं सकते, है ना, तुम्हारे करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। तो हम कहेंगे छोड़ो यार, OH माइनस बेचारा, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल उसके कंपैरेटिवली कम है, उसके कंपैरेटिवली कम है। तो OH माइनस कहेगा यार मुझसे इलेक्ट्रॉन मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे, और मांगेंगे वो तो मांगेंगे, इसको बैलेंस करना भारी काम है। ठीक है, तो इसको याद रखना है 4 OH लेना, है ना। एक OH लेोगे तो बनेगा ही नहीं, क्या 1/4 O2 थोड़ा ना बनाओगे, इसलिए कह रही हूँ 4 OH लेना। इससे तुम्हारे को क्या मिलेगा? 1 O2 मिलेगा। देखो 4 OH है ना, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, 4 इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, ये लो 4 इलेक्ट्रॉन गए, तो ठीक है इन सब का माइनस हटा देते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास OH 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 रह गए, है ना। अब इसमें से वाटर निकालो, 1 वाटर, 2 वाटर, तब जाके 1 O2 बनता है। तो 1 O2 बनाने के लिए तुम्हें कितने OH लेने पड़े? 4 OH माइनस लेने पड़े, समझे मेरी बात? ठीक है, तो तुम कहते मैं तो एक ही OH ले हूँ, फिर तो तुम क्या ही करते, इधर 4 से डिवाइड कर दो तो 4 से डिवाइड करना पड़ता, 1/4 O2। फिर सोचने में लगता है यार 1/4 O2 कैसे, इसलिए याद रखना। तो भाई यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आज़ाद हुए हैं, तो यहाँ आपको 4 मिले होंगे ना, तो हम कहेंगे बिल्कुल बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लो। ठीक है, और वापस अच्छे बच्चे बन जाओ। तो अच्छे बच्चे क्या करते हैं? लास्ट में पूरा थियरी लिखते हैं। क्या लिखेंगे भाई? इस विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर कौन आएगा? कैथोड पर कौन आएगा? सिल्वर। कैथोड पर Ag निक्षेपित होगा, बिल्कुल होगा भाई। कैथोड पर सिल्वर इकट्ठा होगा और एनोड पर क्या हुआ? क्या हुआ एनोड पे? चेक करते हैं, बोलो। एनोड पर O2 गैस लिबरेट हो, पानी का तो करेंगे क्या, जलीय विलय नहीं है ना। तो एनोड पर O2 गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो बच्चा ये लिखने के नंबर है, फिर ये मत कहना उसके नंबर मेरे नंबर से ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये तो मैंने भी किया है ना। तो ये अच्छा बच्चा वाली ट्रिक है, ये लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, नाउ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ H2SO4 का तनु विलयन, सोचना पड़ेगा, सोचें। आज मैंने पढ़ा ही नहीं, क्या था, मुझे उन्होंने कहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका इलेक्ट्रो खत्म हो जाएगा। ठीक है 10 क्वेश्चन है, अभी आ जाऊँगी, आधे घंटे में आ जाऊँगी ना। सब निकल लिए मुझे छोड़ के, मैं अकेली रह गई पीछे। अब बोलो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ H2SO4 का तनु विलयन, और प्रॉब्लम क्या होती? नो वन इज देयर ना, 5 फ्लोर का बिल्डिंग, एक भी जना नहीं रहता है। मैं ना सिंगल रहती, तो मुझे डर बहुत लगता है। मुझे डर लगता है तो मैं ना सोचती हूँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, लाइव क्लास चल रही है, तो बातें करते करते पढ़ा लो तो थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता। नहीं तो है ना एकदम ऐसा लगता है अभी लाइट बंद हो जाएगी फिर भूत आ जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलो नाउ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ H2SO4 का तनु विलयन, मतलब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ले लो तो कुछ काम तो करने वाले हैं नहीं। H2SO4 का तनु विलयन, तो तनु मतलब पानी मिलाया होगा, है ना, छुपा दिया इसने अपनी बात को।
ठीक है, हमने पकड़ लिया H2SO4 का तनु विलयन। तो ठीक है, H2SO4 बोलो। तो हम कहेंगे देखो सीधी सी बात है, 2 H आयन और सल्फेट आयन, है ना, और तनु विलयन मतलब हमने पानी तो लिया ही है। ठीक है, तो ये H प्लस और OH माइनस। अब कैथोड पे तो कोई लड़ाई नहीं है, वो भी कहेगा मैं H आयन दे रहा हूँ, वो भी कहेगा मैं H आयन दे रहा हूँ। तो ठीक है, बिना लड़ाई के कैथोड वाला काम तो हो गया। तो हम कहेंगे देखो कैथोड पे तो पहुंच गया H आयन, है ना, H आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर लेगा और ये H2 गैस बना लेगा। बैलेंस में कर लूँगी, देखो वहाँ से क्या मिल रहा है। ठीक है, फिर मैं कहूँगी अच्छा एनोड पे बात करो। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, एनोड पे एनायन, ये तो पता है देखो, ये कैटायन है, ये कैथोड पे पहुंच जाएगा। फिर अगर दो अलग अलग होंगे तो उनमें लड़ाई होगी, फिर लड़ाई होगी तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होगा हम कहेंगे तू यही रह ले, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा उसको हम ले आएंगे। भाई जिसका बिल हम भर सकते हैं उसको हम उठा के ले आएंगे, जिसका बिल हम भरना हमारे बस का नहीं हम कहेंगे तो यही रह ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली सल्फेट माइनस और OH माइनस, तो भाई सल्फेट माइनस में सल्फर +6 ऑक्सीकरण अवस्था में है, निकालना था ना SO4 -2, सल्फर को X मान लो, ऑक्सीजन -2 × 4 = -2, X = 6। तो बेटा सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब 6 से ऊपर तो उसको ले जा नहीं सकती, यानी इसको डिस्चार्ज कराना भारी है ना। ये तो कह रहा 5 करोड़ दे दो, और तो 5 करोड़ कैसे दे दे, है ही नहीं हमारे पास, तो तू वहीं पे रह ले, है ना, नहीं चाहिए। OH माइनस को पकड़ के लिया तो भाई तू आ जा, तो ठीक है ना, अच्छा बच्चा ये। तो OH माइनस को पकड़ के ले आएंगे। अब मैंने तुम्हें कहा था इसको 4 ले लेना, है ना, और अभी सिखाया था एक O2 बनाना, एक O2 बनाने के चक्कर में उसको हमने 4 लिया और यहाँ आज़ाद हुए 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम इधर 4 4 और 2। ठीक है, तो नाउ हमारी अच्छा बच्चा वाली ट्रिक क्या थी, हमें लिखना पड़ेगा इस विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर कौन आया भाई, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ओके, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तथा एनोड पर क्या हुआ, एनोड पर O2 गैस मुक्त होती है। जैसे तो पानी में करंट पास कर लेता तो ही हो जाती, है ना, लेकिन ये थोड़ी तेज होती होगी ना, एसिड मिलाया है, आयन जल्दी जल्दी आए होंगे, पानी में तो बेचारा आयन लाता टाइम लगता। ठीक है, ये चलो नेक्स्ट है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ कॉपर क्लोराइड का जलीय विलयन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके चलो, 4th क्वेश्चन हम यही सॉल्व करते हैं, कॉपर क्लोराइड का जलीय विलयन। तो ठीक है, एक तो कॉपर क्लोराइड है, एक जल है, इलेक्ट्रोड तो हमारे काम करेंगे नहीं। ओके, सो दिस इज कॉपर +2, दिस इज 2Cl- और जलीय विलयन मतलब H+ और OH-। ठीक है, नाउ व्हाट टू डू। तो कैटायन कैथोड पे जाना चाहिए, एनायन एनोड पे जाना चाहिए, लेकिन इस बार तो लड़ाई होनी है। कैसे लड़ाई होनी है, कैसे लड़ाई होनी है, तो हम कहेंगे नहीं होनी है। देखो कॉपर +2 कहेगा भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, H+ कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, लेकिन हाइड्रोजन ज़्यादा क्रियाशील है क्योंकि छापा कम क्रियाशील है। हाइड्रोजन के नीचे कौन आता है, जल्दी बोलो, छापा। छापा में C क्या था, कॉपर, H क्या था, मरकरी, A क्या था, Ag, P क्या था, प्लैटिनम, फिर A था मतलब गोल्ड। तो मैं कहूँगी हाइड्रोजन तो कहेगा मैं ऊपर हूँ, मैं रह सकता हूँ, इन बेचारों को इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा जरूरत है ना। तो कॉपर +2 का पोटेंशियल अभी तो पड़ा था 0.34 SRP। तो कॉपर कहेगा भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं तो नहीं रहूँगा। ठीक है, तो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसको किसी न किसी ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ये क्या किया मैंने, एट, पहले मुझे एट कैथोड लिखना चाहिए ना, एट कैथोड, कैटायन कैथोड पे जाएगा, है ना, पिछली बार तो ये लिखा था ना, क्या। ठीक है, चलो तो कॉपर तो पहुंच गया। अब हम कहेंगे भाई आपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो जरूर किसी न किसी ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा, क्या चॉइस है, तो हमारे पास चॉइस है OH- और Cl-। अब तुम मुझे बताओ OH- से O2 बनाना आसान था कि Cl- से क्लोरीन बनाना आसान है। 4 OH लेने पड़ते थे, तब जाके बेचारा OH क्या करता था, मजबूर था, नाइट्रेट और सल्फेट के सामने दुखी हो जाता था, यार ये तो बहुत डीट है, मुझे ही जाना पड़ेगा। लेकिन क्लोराइड से क्लोरीन बनाना ईजी है ना, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं, क्लोरीन आ जाती है आराम से। तो हम कहेंगे Cl-। अच्छे से लिख रहा है तो लिखो, Cl- का विसर्जन विभव OH- की तुलना में कम है, इसलिए Cl- डिस्चार्ज हो जाता है कि यार ठीक है यार मुझे निकालो बाहर। तो देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आए ना, तो मैं यहाँ 2 लिख देती हूँ। ठीक है,
तो ये Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो अब हमें अच्छी बात लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे इस विद्युत अपघटन के दौरान? कैथोड पर कॉपर निक्षेपित होता है। बिल्कुल, कैथोड पर कॉपर निक्षेपित होता है, जबकि एनोड पर क्या लिबरेट हुआ? तो हम कहेंगे एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट हुई और कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ समाप्त हुआ आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक्सरसाइज खत्म। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन हमने कर लिए। इजी है, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं था। मतलब ये मुझे तो ये करना था, मैं पहला करा देती हूँ, 3 तुम कर लो। आई बात समझ में? ये है ना, ये मुसीबत है कि 4 मुझे कराने पड़े यार। मैंने एक करा दिया, तुम्हें पैटर्न समझा दिया, थ्योरी पढ़ा दी, तो 3 आपको खुद को करने हैं। और करने क्या है, आने चाहिए, तो भी लगना चाहिए यार कितना सरल है। एक बता दे वही बड़ी बात है, मैं तो पहले ही कर लेता। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रोज ही कहती हूँ 10,000 सब्सक्राइबर तो करवा दो, शायद 20-25 और कम पड़ रहे है ना, तो मेरे हिसाब से क्रिसमस से पहले। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।